गुड इवनिंग डियर ऑल स्टूडेंट, कैसे हो सब। होप आप लोग ठीक होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन 9 तक करवाया था, जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया कंप्लीट। एंड अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 और 2 वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड इसकी जो प्ले लिस्ट है वो भी ऑलरेडी बने हुए हैं, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हो। और अगर इसके नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है कि राजनीतिक भागीदारी के व्यवहारवादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। यहाँ यहाँ पे आपका राजनीतिक भागीदारी के बारे में पूछा गया है कि इसकी जो व्यवहारवादी अप्रोच है वो कैसा है। तो अगर राजनीतिक प्रक्रिया की हम बात करें तो इसमें क्या है, जो ये राजनीतिक प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसमें जिसमें क्या होता है कि जो भी सिटीजन है वो अपनी जो भी उनकी आइडिया है, ठीक है, जो भी उनकी इच्छाएँ हैं, उनकी जो आवश्यकता है वो उसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और यह एक प्रक्रिया लोकतंत्र का क्या होता है, एक मूल तत्व है जो नागरिकों को अपने शासन में सक्रिय भूमिका निभाने का क्या करती है, अवसर प्रदान करती है। इसको समझने के लिए हमें कई सारी जो इसके महत्व है, ठीक है, उसको समझना पड़ेगा। और ठीक है, तो पहला क्या है, अगर हम इसकी मूल अवधारणा की बात करें, इसकी जो व्यवहारवाद है ना, उसकी मूल अवधारणा की बात करें तो जो ये व्यवहारवाद है ये एक दृष्टिकोण है जो राजनीति, समाज, मानव व्यवहार को विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाता है। यानी जो साइंटिफिक मेथड है ना उसको अपनाता है, किसको समझने के लिए, जो भी आपके राजनीति है, समाज है, मानव व्यवहार है, ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, इनको समझने के लिए ये साइंटिफिक मेथड को अपनाता है। और ये क्या मानता है, ये मानता है कि जो भी राजनीतिक प्रक्रिया है ना उसको समझने के लिए केवल सिद्धांत और आदर्शों पर ही ध्यान केंद्रित करना जो है वो पर्याप्त नहीं है, बल्कि क्या, वास्तविक जो व्यवहार है, जो प्रतिक्रिया है, जो भी क्रिया है वो भी हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा, सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय। ये मानते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है उसको ना मानव व्यवहार पर आधारित होना चाहिए, जो ह्यूमन बिहेवियर उसके बेस पे होना चाहिए। और इसके अनुसार क्या है कि जो भी राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, उसकी प्रोसेस है, उसकी जो पॉलिसी है उस व्यवहार पर आधारित होती है। और जो नागरिक है वो अपने राजनीतिक जीवन में ये दिखाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि प्रयोगात्मक अध्ययन। व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान में प्रयोगात्मक और अनुभवजन्य अध्ययन को प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा है राजनीतिक भागीदारी के रूप में। अगर हम इसमें बात करें, इस दृष्टिकोण को समझ कैसे सकते हैं, तो देखो, चुनाव में भागीदारी, ये नागरिक द्वारा मतदान करने की प्रक्रिया को क्या करता है, शो करता है। जो भी चुनावी भागीदारी है उसके स्तर और नागरिकों के राजनीतिक ज्ञान, उनकी विश्वास और सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर भी ये निर्भर करता है। राजनीतिक दलों में सदस्यता, नागरिकों का राजनीतिक दलों में शामिल होना, उनके लिए काम करना, ये क्या है, ये एक राजनीतिक भागीदारी का क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। सामाजिक आंदोलन में पार्टिसिपेट करना, जैसे जो भी राजनीतिक मुद्दे हैं उसके लिए क्या करना, वो अवेयर रहना, उसको चेंज करने के लिए उनके हित में है या नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करना, मूवमेंट करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी, देखो, जो भी जन सुनवाई है, जो भी स्थानीय गवर्नमेंट है तो उसमें भागीदारी, जो भी पॉलिसी मेकिंग हो रहा है तो उसमें क्या बढ़ चढ़ के अपना योगदान देना। तो इन सब में क्या है, जो नागरिक है वो पार्टिसिपेट करे, ठीक है, एक्टिव रहे, देखे कि हमारे देश में मतलब क्या हो रहा है, क्या पॉलिसी लागू की जा रही है, सारी चीज़ों का क्या करना, ध्यान रखना, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। राजनीतिक भागीदारी के जो तत्व है कौन कौन से हैं, पहला देखो, शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षित होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है कि जो शिक्षा है, शिक्षा का जो लेवल है सीधे तौर पर राजनीतिक भागीदारी से ही जुड़ा होता है। आर्थिक स्थिति, क्योंकि जो भी आर्थिक सुरक्षा है, समृद्धि नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। वहीं पर जैसे गरीब, असंगठित नागरिक अक्सर राजनीतिक प्रक्रियाओं से ये अलग रहते हैं, इन लोगों को इतना कोई मतलब नहीं रहता कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो इसलिए क्या है, सबसे पहले एक तो एजुकेटेड हो ताकि वो अवेयर रहे, और पैसे भी होने चाहिए, आर्थिक स्थिति भी इस पर डिपेंड करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी होते हैं, क्योंकि जब ये जाति और धर्म और संस्कृति की जो राजनीति होती है ना ये भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही और क्या, राजनीतिक संस्थाओं का प्रभाव, राजनीतिक दल, चुनावी प्रक्रिया और सरकारी नीतियाँ भी नागरिकों की भागीदारी को क्या करती है, प्रभावित करती है। राजनीतिक भागीदारी के क्या लाभ है, मतलब ये जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो सिटीजन, तो इससे क्या फ़ायदा है, देखो, इससे फ़ायदा क्या है, प्रतिनिधित्व। नागरिक की जो भागीदारी है वो क्या सुनिश्चित करती है कि उनकी जो आवाज़ है वो राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल किया लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। नीति निर्माण में क्या होता है, प्रभाव डालता है। सामाजिक जागरूकता आती है, जो भी सामाजिक के जो मुद्दे हैं ठीक है उसके प्रति वो क्या होंगे, जागरूक होंगे, तो इससे क्या हुआ, सामाजिक जो परिवर्तन होगा
सामुदायिक एकता, भागीदारी से नागरिकों में क्या होता है, एकता होती है, सामुदायिक भावना विकसित होता है, जो समाज में क्या है, एकजुट का काम करता है। बट इसके साथ इसकी कई चुनौतियाँ भी है, जैसे कि कई जगह तो इसके लाभ है, बट इसके कई चुनौतियाँ भी है। असमानता, देखो राजनीतिक भागीदारी ना असमानता को पैदा कर देती, कैसे, जहाँ कुछ वर्ग में भागीदारी अधिक होती है, वहीं जो कुछ वर्ग है वो क्या डोमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, राजनीतिक निष्क्रियता, कई नागरिक जो है राजनीतिक प्रक्रिया में रुचि नहीं लेते, जिससे उनकी जो आवाज़ है वो अनसुनी रह जाती है। राजनीतिक निष्क्रियता लोकतंत्र के लिए क्या है, खतरा भी बन सकती है। कभी कभी सूचना का भी अभाव होता है, हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलता, जिससे जो लोग हैं वो अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद क्या है, मतलब हम नॉर्मली देखिए क्षेत्रवाद, तो क्षेत्रवाद का क्या मतलब है, जहाँ पे मतलब अलग अलग भाषा, संस्कृति, ठीक है, परंपरा, ये जो होता है ये क्षेत्रवाद को दर्शाता है। अगर हम उपनिवेशवादी शासन के दौरान की बात करें तो पुनर्गठन, ठीक है, प्रशासनिक पुनर्गठन, भाषाई आधार पर प्रशासनिक विभाजन और सांस्कृतिक अलगाव ने भी क्या किया, क्षेत्रीय पहचान को भी प्रबल किया। तो इस तरीके से जो हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, उन्होंने भी अपने एक कथन दिया है कि जो देश की एकता है, ठीक है, देश की एकता तभी संभव है जब उसकी जो विविधता है वो सम्मानित किया जाए। क्षेत्रवाद को कई इस प्रभावित करने वाले कारक है, जैसे कुछ फैक्टर्स है इसको जो इस पर प्रभावित करते हैं। जैसे पहला भौगोलिक है, ठीक है, भौगोलिक है, सांस्कृतिक है, आर्थिक है। भौगोलिक में क्या है, देखो भौगोलिक जो विविधता है, जैसे कि पहाड़, नदी, समुद्र, जलवायु, तो यहाँ के क्षेत्र के जो निवासी है उनकी जो जीवन शैली है और उनकी जो आर्थिक गतिविधि है वो सारे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, और इससे क्षेत्रीय पहचान और विकास की आवश्यकता उत्पन्न होती है। तो इन सब के बेस पे भी क्या होता है, लोग जो है अलग ही अपने आप को मानने लगते हैं। सांस्कृतिक कारण भी होता है, सांस्कृतिक कारण होता है जिससे क्या होता है कि लोग अपने आप को एक सांस्कृतिक पहचान देने के लिए सोचने लगते हैं, जैसे कि भाषा, रीति रिवाज, परंपरा, इसके आधार पर वो अपने आप को सबसे अलग मानते हैं। आर्थिक असमानता, देखो कभी कभी ना जो संसाधन है उसका समान वितरण नहीं होता, तो जब ये भेदभावपूर्ण होता है ना तो भी क्षेत्रवाद को ये जन्म देता है। जब एक क्षेत्र को विकास के अवसर नहीं मिलते ना तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपने अधिकारों के लिए क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। राजनीतिक कारक, राजनीतिक कारक में क्या है कि जो राजनीतिक दल है, जो नेता है, इनके द्वारा जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसको उठाना, स्थानीय नीति को प्राथमिकता देना भी क्या है, क्षेत्रवाद को जन्म देने का कारण बनता है। ठीक है, जैसे कि क्षेत्रीय जो पार्टी होती है, अलग अलग पार्टी है, ठीक है, वो अपने ही मतलब रिलीजन को, अपने ही क्षेत्र को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। हम बात करें कि क्षेत्रवाद के जो टाइप है वो कौन से हैं, तो सामाजिक की बात करें तो वही है कि जो सामाजिक पहचान है, ठीक है, ये तब होता है जब लोग अपनी सामाजिक पहचान जैसे जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर क्या होते हैं, एकजुट हो जाते हैं और सामाजिक असमानता के खिलाफ क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, तब ये उत्पन्न होता है। आर्थिक क्षेत्रवाद क्या है कि जब क्षेत्र के लोग ना अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं, जैसे कि उद्योग, कृषि, रोजगार के मुद्दों पर ये लोग अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। राजनीतिक क्षेत्रवाद की अगर हम बात करें तो ये तब होता है जब लोग अपने राजनीतिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। ये अक्सर क्षेत्रीय पार्टी के निर्माण का कारण बनता है जो क्षेत्रीय मुद्दों को उठाती है। अब हम बात करें कि इसका जो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है कौन से, तो देखो पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो स्थानीय पहचान को ना मजबूती मिलती है, जैसे कि जो लोग अपने जो संस्कृति है, जो धरोहर, उनकी जो परंपरा है उसके प्रति क्या रहते हैं, अवेयर रहते हैं। दूसरा क्या है कि विकास के दिशा में ध्यान होता है, क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो विभिन्न क्षेत्र है, मतलब अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्र, वो अपने ध्यान में, अपने क्षेत्र में क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, तो जिससे क्या होता है, तेजी से विकास आती है। स्थानीय सरकार संस्था भी क्या है, इसमें अधिक सक्रिय होती है। राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ता है, बट इसके कुछ अपोजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि संघर्ष और टकराव बढ़ जाते हैं। कभी कभी जो क्षेत्रवाद है ना वो हिंसक संघर्ष और टकराव का कारण भी बन सकता है। राजनीतिक जो है अस्थिरता आ जाती है। हाँ, हमने भी पढ़ा कि विकास में तेजी से वृद्धि होती है, बट क्या होता है कहीं कहीं पर तो वो अधिक बढ़ता है विकास, ठीक है, बट कहीं कहीं पर रुकावट बन जाता है, वहाँ पर नहीं होता, तो विकास में रुकावट भी इस तरीके से आता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि क्या है, मतलब क्षेत्रवाद से रिलेटेड कोई पार्टी है, हाँ है, शिवसेना है। जो महाराष्ट्र में शिवसेना ने जो है उसने मराठी पहचान और संस्कृति के मुद्दों को उठाया और राज्य के विकास के लिए क्या किया, संघर्ष किया। ठीक है, इसके अलावा जो तेलुगु देशम पार्टी TDP, आंध्र प्रदेश के जो भी मुद्दे हैं, तेलुगु भाषा और संस्कृति की रक्षा, उसके लिए कार्य करती है। ऐसे उदित क्षेत्रीय आंदोलन है, कई सारे हैं। ठीक है, तो इसके समाधान क्या है, सबसे पहले सामाजिक समरसता, यानी कि जो भी सांस्कृतिक समूह है उनके बीच में क्या संवाद, सहिष्णुता, उसको बढ़ावा देना चाहिए। जो असमानता है उसको क्या किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए। आर्थिक
विकास में समावेशता, और मतलब सरकार को ना सभी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो आर्थिक संसाधन है उसका क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। राजनीतिक जागरूकता होनी चाहिए, ठीक है। इसकी कुछ आलोचना है, जैसे कि देखो क्षेत्रवाद की जो प्रकृति है उस पर विवाद आलोचना भी है। कुछ आलोचक क्या कहते हैं कि अत्यधिक क्षेत्रीय राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकती है, जिससे देश की जो विकासशील नीतियाँ है वो क्या प्रभावित होती है। बट अन्य विद्वान है ना कुछ इस बात पे भी जोर देते हैं कि जो क्षेत्रीय पहचान है वो स्थानीय हितों का संरक्षण और स्वस्थ लोकतंत्र का भी हिस्सा है। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, विविधता में एकता ही हमारी शक्ति है। तो इस तरीके से क्षेत्रवाद के क्वेश्चन आएंगे तो आप लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मानव विकास के जो बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता है, यहाँ पे पूछा गया बेसिक जो नीड्स अप्रोच है ना वो, यानी कि जो केवल आपका जो ये अप्रोच है वो ये नहीं कहता कि जो आर्थिक विकास हो गया तो बस आपकी जो नीड है वो पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। मतलब ये जो है ना ये जो विकास है, ये जो दृष्टिकोण है ये केवल आर्थिक विकास के जो डेटा है उस पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय किस पे भी ध्यान देता है। ये हमारे जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पोषण, आवास, सामाजिक सुरक्षा, इन पे भी ये क्या करता है, फोकस करता है। इस अप्रोच के अनुसार क्या है कि जो भी मूलभूत आवश्यकता है, जो बेसिक नीड है ना उसकी पूर्ति की जाए। जो समाज के जो सभी वर्ग है उसके जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार किया जाए। इसका अगर हम हिस्ट्री देखें, ठीक है, तो 1960 से 70 के दशक में विकास के जो पारंपरिक मॉडल थे वो केवल आर्थिक मापदंडों पर आधारित थे, तो उसमें कमी देखने को मिली। इसके बाद जो कई विद्वान थे उन्होंने सुझाव क्या दिया कि जीडीपी में वृद्धि से मापा नहीं जा सकता। जो विकास है ना वो केवल ऐसा नहीं कि जीडीपी बढ़ गया तो भाई विकास हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि इसमें क्या, इसमें जो मानव की स्वतंत्रता है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ठीक है, इनकी जो बेसिक नीड है ना वो भी शामिल होनी चाहिए। अमर्त्य सेन और जो मनमोहन सिंह है उन्होंने जो ये विचार है उन्होंने क्या कहा कि विकास का असली माप तब होता है जब मानव की जो बुनियादी जरूरतें हैं ना वो पूरी होती है। और इस सिद्धांत के तहत विकास के लाभ केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ नीति और कार्यक्रम का विश्लेषण किया गया। भारत में अगर हम बात करें तो इस दृष्टिकोण के आधार पर कई सरकारी नीति एवं कार्यक्रम विकसित किए गए हैं, जैसे गरीबी उन्मूलन हो गया, बाल शिक्षा हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गए, ग्रामीण विकास की नीति है, ये सारे इसके हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है इसके आलोचनात्मक दृष्टिकोण एवं चुनौतियाँ। हालांकि जो मानव विकास है इस दृष्टिकोण के समर्थन व्यापक समर्थन मिला, लेकिन क्या हुआ कि इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियां भी आई। कुछ जो आलोचक है, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो न्यूनतम आवश्यकता है उसकी पूर्ति पर ध्यान केंद्रित करने से आर्थिक विकास के जो अन्य महत्वपूर्ण आयाम है उसका क्या हो जाएगा, अनदेखी हो जाएगा। मतलब ये भी देखा गया कि कई बार जो सरकारी नीतियाँ हैं वो पारदर्शी एवं जवाबदेही की कमी के कारण क्या होते हैं, अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखाता। कई बार क्या होता है कि पॉलिसी तो बनाई जाती है बट क्या होता है उसको अच्छे से लागू नहीं किया जाता, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती उसमें, ठीक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ की बात करें तो मानव विकास की बुनियादी आवश्यकता दृष्टिकोण न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में भी महत्वपूर्ण है। समाज की जो बुनियादी आवश्यकता पूरी नहीं होती तो सामाजिक असमानता, ठीक है, लैंगिक भेदभाव, जातीय विभाजन जैसी जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। तो इस अप्रोच के अनुसार जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए निवेश ने केवल व्यक्ति का जीवन स्तर सुधारा बल्कि जो सामाजिक जो भी सामूहिक चेतना है, सामाजिक न्याय है, उसके सिद्धांत को भी क्या किया, मजबूत किया। कई विद्वानों का क्या मानना है कि जो मानव विकास है, मानव विकास की वास्तविकता तभी स्पष्ट होती है जब समाज के हर वर्ग की बुनियादी जो आवश्यकता है उसको सुनिश्चित किया जाए। तो इस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और तुलनात्मक अध्ययन देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास की बुनियादी आवश्यकता दृष्टिकोण को प्रमुखता दी गई है। जैसे UNDP है वो जो है वो इस सिद्धांत के आधार पर, जो सिद्धांत है इस सिद्धांत के आधार पर मानव विकास जो HDI है उसको विकसित किया गया, जिसमें आप जीवन प्रत्यक्षा, शिक्षा, आय, इसके साथ कई मापदंडों को भी क्या किया गया, शामिल किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अति शहरीकरण के जो कारण है वो क्या है। इसमें बोला गया है कि जो अति शहरीकरण है, अति शहरीकरण का क्या मतलब है। अति शहरीकरण का मतलब ये है कि उन शहरी क्षेत्रों से मतलब है जहाँ की अत्यधिक विस्तार से है, जहाँ पे जनसंख्या, औद्योगिकरण, जो आर्थिक गतिविधि है ना इतनी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है कि वहाँ के जो पर्यावरण है, जो वहाँ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो वहाँ का सामाजिक संरचना है, उस पर क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। भारत में भी अति शहरीकरण की जटिल समस्या के रूप में उभरा है। जो भारत है वो भी इसके अंदर आ गया है, यहाँ पे भी अति शहरीकरण की समस्या सामने आई है, जिसके पीछे कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण भी है। अब हम इसमें देखें कि मतलब क्या कारण हो सकते हैं। तो देखो, पहला है आर्थिक आकर्षण एवं अवसर।
आर्थिक आकर्षण एवं अवसर। इसका क्या मतलब है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि बेरोजगारी होती है, किसी आधारित जो आय है उसमें कमी होती है, ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर सेवा नहीं मिल पाते, जिसके कारण जो लोग हैं ना वो शहरों की ओर क्या करते हैं, पलायन करते हैं, वो वहाँ आते हैं। शहरों में क्या होता है कि औद्योगिकरण होता है, ठीक है, वहाँ पे अच्छे से सर्विस मिलते हैं, जितने भी रोजगार है वो सारे, मतलब कोई भी इंसान आता है ना तो वो काम कैसा भी काम करके वो अपना जीवन यापन कर ही लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो गांव के लोग हैं वो शहरों की ओर आ जाते हैं, जिससे क्या होता है जो गांव की जो संख्या है वो कम गांव में जो लोगों की संख्या है वो कम होती चली जाती है। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो कुछ शोधों में ये पाया गया कि जो शहरी क्षेत्र है वो बेहतर रोजगार की अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा लोगों को आकर्षित करती है। मेन रीजन क्या है, यहाँ पे ना रोजगार, एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ सिस्टम जो है यहाँ का अच्छा है, जिसके कारण जो गाँव में है के लोग हैं वो क्या करते हैं, सिटी की ओर आते हैं कि यहाँ पे हमारी जो फैसिलिटी है वो ज़्यादा है, गांव में इतना नहीं मिलता। अगर गांव में मिल जाए तो लोग क्यों आएंगे। कुछ बुनियादी ढांचे एवं सेवाएं का केंद्रीकरण, जैसे कि देखो शहरी क्षेत्रों में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, लाइक जो आपका ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये इन सब का भी क्या है, केंद्रीकरण भी जो है अति शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है। ये सारे जो फैसिलिटी है ये गांव में इतने अच्छे से नहीं मिल पाते, जिसके कारण लोग क्या करते हैं वो शहरों की ओर आते हैं। हालांकि गांव में भी अब बहुत ही अच्छा हो गया है, सिस्टम काफ़ी अच्छे हो गए हैं, काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है, बट ये क्या है, ये भी एक कारण है कि ऐसे बहुत सारे गाँव है जहाँ पे अभी भी इन सब चीज़ों से वो क्या है, वंचित है, जिसके कारण अति शहरीकरण होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में जो शहर है यहाँ पे जो सेवा है ये अधिक उपलब्ध उन्नत होती है, ठीक है। गांव में भी हॉस्पिटल होते हैं बट इतना वहाँ पे अच्छा नहीं होता, वहाँ पे सुने नहीं जाते, ठीक है, प्राइवेट होते हैं ज़्यादातर। बट शहरों में आ जाए तो वहाँ पे गवर्नमेंट भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, यहाँ की जो सेवा है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, स्कूल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, कॉलेज अच्छे होते हैं, यूनिवर्सिटीज अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या कारण है एक गाँव से शहरों के और आने के लिए। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, अब ये भी एक महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे कि जो गांव के लोग हैं और यहाँ जो शहरों के लोग हैं, इनकी जो सोच है ये दोनों ही अलग होते हैं। युवा वर्ग की जो भी नई सोच है, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है, जो वैश्विक संस्कृति का जो प्रभाव है वो अधिक होता है, जिससे क्या होता है कि जो ग्रामीण परिवेश की तुलना में वो क्या करते हैं, वो शहरों में रहना पसंद करते हैं। तो ये भी एक कारण है। शहरी नीति एवं नियोजन की चुनौतियाँ, अब अति शहरीकरण के पीछे शहरी नियोजन एवं नीतिगत कमजोरियाँ भी है। कई शहरों में आवास, परिवहन, बुनियादी ढांचे के अभाव ने शहरी विकास को असंतुलित कर दिया। सरकार द्वारा शहरी नियोजन में अपर्याप्त निवेश, नियोजित विकास की कमी एवं अव्यवस्थित विस्तार के कारण क्षेत्रों में भीड़, ट्रैफिक जाम, ये सारे क्या हो गया, समस्या उत्पन्न हो गई है। अब ज़्यादा यहाँ पे संख्या होंगे, ठीक है, उनकी डिमांड होगी, लोग काम ज़्यादा करेंगे, तो इसके कारण क्या हो गया, अब आना जाना भी ज़्यादा होगा, ट्रैफिक होंगे, भीड़ भाड़ होंगे, ठीक है, पर्यावरण समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ये एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। अब इसके परिणाम क्या हुआ, पर्यावरण परिणाम में हम देखें, ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ कि जो पर्यावरण गिरावट है, प्रदूषण है, सामाजिक असमानता है, ये सब हमें देखने को मिला, क्योंकि जो आबादी है वो बढ़ रही है, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, ट्रैफिक जो है, जो भी वाहन है, ट्रांसपोर्ट है, उसकी संख्या बढ़ रही है। अब क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, ठीक है, एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, साउंड पोल्यूशन है वो होगा, ठीक है। साथ ही शहरों में आवास की कमी, गरीबी, अनियमित आवासीय योजना भी सामाजिक असमानता को जन्म देती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। याद रखना सारे ही क्वेश्चन जो भी आप लिखोगे उसका कंक्लूजन एंड में जरूर देना, ठीक है। जो भी आप पूरे क्वेश्चन से, मतलब जो भी आपका पूरा आंसर है उससे आप क्या समझते हो उसका एक कंक्लूजन जरूर लिखना एंड में। प्रक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र, ठीक है, ये आपका प्रोसीडर एंड सब्सटेंटिव जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में पूछा गया है। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, वो नागरिकों की शासन में भागीदारी का अवसर प्रदान करना है, ठीक है, उनके जो अधिकार है, उनकी जो स्वतंत्रता है, उनकी क्या करना, रक्षा करना। तो ये ना ये जो इस लोकतंत्र है इसकी ना प्रमुख दो धाराएं हैं, एक तो आपका है वास्तविक, दूसरा क्या है आपका प्रक्रियात्मक। जो प्रक्रियात्मक होता है वो क्या होता है, जो विधायी प्रक्रिया है, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, और जो भी अन्य संस्थागत तंत्र है उनका क्या पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। जबकि जो वास्तविक लोकतंत्र है इसमें क्या बोला जाता है कि ये जो प्रोसेस है, जो ये प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, ये सभी समाज के जो जितने भी वर्ग है उनके लिए सही है कि नहीं है, मतलब उनका जो ये भलाई है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित कर पा रही है कि नहीं पा रही है, मतलब सबके लिए ये बेनिफिशियल है कि नहीं है। अब जो ये प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है, अगर हम इसको अच्छे से पढ़े तो क्या है, ये जो प्रक्रियात्मक है ना, इसको फॉर्मल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इसका जो मुख्य मतलब मेन जो फोकस होता है वो चुनावी प्रक्रिया, जो संस्था का तंत्र उस पर होता है। इसमें ना नागरिकों को चुनाव में भाग लेने का राइट होता है। चुनाव जो है इसमें निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किए जाते हैं। इसका जो मुख्य इसमें जो
प्रक्रियात्मक लोकतंत्र का जो मुख्य फोकस है वो शासन प्रणाली के जो औपचारिक तत्व है उस पर होता है। इसमें चुनावों का निष्पक्ष आयोजन, राजनीतिक दलों की विविधता और स्वतंत्र मीडिया और न्यायपालिका की स्वायत्तता जैसे सिद्धांत शामिल होते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार यदि चुनाव निष्पक्ष और नियमित है, ठीक है, सरकारी संस्थान पारदर्शी और कानूनी शासन सुनिश्चित है, तो नागरिक के अधिकारों स्वाभाविक रूप से सुरक्षित हो जाते हैं। एग्जाम्पल, कई जो विकसित देश है जहाँ चुनावों की प्रक्रिया मजबूत है, उन्हें प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के उत्तम नमूने के रूप में देखा जा सकता है। वास्तविक लोकतंत्र की बात करें तो ये जो है ये केवल औपचारिक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि उनके माध्यम से समाज में वास्तविक सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता, नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में भी सुधार हो। इसमें जो आवश्यक है वो क्या होता है कि सत्ता में आए नेता केवल चुनाव जीतने के बाद अपने कार्यकाल के दौरान आम जनता की समस्याओं का समाधान करे, जो उनकी प्रॉब्लम उनको सॉल्व करे और ऐसे डिसीजन लो जो गरीब है, जो मध्यम मिडिल क्लास है एंड जो हाशिए पे जो वर्ग है उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो। ठीक है, यदि सरकार चुनाव जीतने के बाद भी सामाजिक असमानता, आर्थिक विषमता और नागरिकों के जो मूल अधिकार है उनकी जो समस्या उनका समाधान अगर नहीं करते हैं तो ये जो लोकतंत्र है, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की वजह क्या हो जाएगा, ये अपूर्ण लोकतंत्र कहा जाएगा इसको। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, चुनौतियाँ क्या है? देखो, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में केवल नियमों और संस्थागत प्रक्रियाओं का पालन पर बल दिया जाता है, जिसमें जो सत्ता है वह विकेंद्रीकरण और पारदर्शी सुनिश्चित हो सके। लेकिन कई बार क्या देखा गया कि चुनावों के दौरान या फिर उसके बाद में ना जो नेता है वो अपने विशेष हितों, यानी जो मतलब जिस कैटेगरी से वो आया है ना उन्हीं पे वो ध्यान देते हैं, बजाय कि मतलब पूरे समाज में। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बड़े व्यवसायों के प्रभाव में रहकर जो आम जनता की भलाई की वजह वो किस पे ध्यान देंगे, एक छोटा समूह की अपेक्षा को पूरा करने में कोशिश करते हैं। जो उनको लगता है कि हाँ मेरे लिए ठीक है, वो जहाँ से आए उनके बारे में, उनके भले के बारे में सोचते हैं, बल्कि पूरे समाज के बारे में सोचना चाहिए, है ना। तो ऐसे परिदृश्य में भले ही चुनाव निष्पक्ष तरीके से आयोजित हो, लेकिन वास्तविक लोकतंत्र का जो लक्ष्य है वो नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक न्याय पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, तो मतलब दायरे से देखा जाए तो पूरे समाज का करना है, बट वो कर नहीं पाता। इसलिए क्या होता है कि नागरिकों के जो जीवन स्तर है और जो सामाजिक न्याय है उनका जो स्तर है वो पूरा नहीं हो पाता। वास्तविक लोकतंत्र की बात करें तो इसके लिए क्या अनिवार्य है कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में नागरिकों की व्यापक भागीदारी हो, सरकार जवाबदेह बनी रहे, नीतियों में पारदर्शिता और सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसरों की प्राथमिकता दी जाए। सामाजिक, आर्थिक और जो भी अधिकार, इनके मौलिक अधिकार, उनके रूप में मान्यता देने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जो प्रत्येक नागरिक है वो वास्तव में स्वतंत्र और समान अवसर उनको प्राप्त है। वैश्विक दृष्टिकोण में अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जो भी विकसित देश है, विकसित देशों में जैसे कि स्कैंडिनेवियाई देशों में न केवल चुनावों की प्रक्रिया मजबूत है बल्कि वहाँ सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट नीतियाँ अपनाई गई है। तो इस प्रकार जो दोनों ही प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के साथ जो वास्तविक लोकतंत्र है, ये इसके जो आदर्श है ये भी प्रभावी ढंग से लागू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्थानीय शासन पर 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसका क्या इफेक्ट रहा। तो देखो, जो भारतीय लोकतंत्र है उसको सशक्त और सहभागी बनाने के लिए 1992 में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए। ठीक है, और इन दोनों जो ये संशोधन है इन्होंने ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र है, ठीक है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको क्या किया, संवैधानिक दर्जा दिया, उन्हें अधिक स्वायत्त, उत्तरदायी लोकतंत्र की संस्था बनाने में नींव रखी। इसने केवल लोकतंत्र की जो मजबूत, इससे क्या हुआ कि केवल लोकतंत्र को मजबूती ही नहीं मिली बल्कि विकास की प्रक्रिया को भी विकेंद्रीकृत के रूप में देखने को मिला। अगर हम 73rd अमेंडमेंट की बात करें, ठीक है, जो आपका 73वां संविधान संशोधन है, पंचायती राज है ना, उससे रिलेटेड है ये। तो ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये 1992 में पारित हुआ, पर 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ, लागू हुआ। इसका जो उद्देश्य है ये ग्रामीण क्षेत्र में जो त्रिस्तरीय गवर्नमेंट है ना, पंचायती राज, उसको क्या करना, उस व्यवस्था को बनाए रखना। इसकी जो मुख्य विशेषता क्या है, यहाँ पे 3 लेवल पे जो सिस्टम है उसको डिवाइड किया गया, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, ये सबसे ऊपर होता है, फिर उसके बाद ये होता है, फिर उसके बाद सबसे नीचे ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, इसमें जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। इसमें सीधा चुनाव होता है। या आर्टिकल इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 243 से लेकर 243 तक दिया गया है। और इसमें जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं हैं उनके लिए रिजर्वेशन का भी प्रावधान दिया गया है। जो आपका 11वीं अनुसूची है उसमें 29 विषयों को पंचायतों के अधिकार में लाया गया। अगर हम 74 अमेंडमेंट का देखें तो ये जो है ये नगर शासन को सशक्त करना है, इसका काम। ये जो है ये 1 जून 1993 को लागू हुआ। इसका क्या उद्देश्य था, इस शहरी क्षेत्रों में नागरिक जो नगर पालिका है, ठीक है, नगर पालिका प्रणाली को संवैधानिक दर्जा देना था। इसकी मुख्य विशेषता क्या थी, इसमें भी वही 3 कैटेगरी में था। ठीक है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। ठीक है,
ये 12वीं अनुसूची में इसके जो 18 विषय थे, जैसे जन स्वास्थ्य, सफाई, शहरी नियोजन, इन सारे विषयों को यहाँ पे रखा गया, मतलब उस पर ये काम करती है। ठीक है, नगर नियोजन, जल आपूर्ति, सड़क, स्ट्रीट लाइट जैसे जो विषय है वो इसकी जिम्मेदारी होती है। 33% यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं को। राज्य वित्त आयोग और राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, जो स्थानीय शासन उस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देखो इससे ये हुआ कि यहाँ पे इसको ना संवैधानिक दर्जा मिल गया। दूसरा, राजनीतिक जो सहभागिता है उसमें वृद्धि हुई। अब यहाँ पे रिजर्वेशन मिल गया, तो जो भी अनुसूचित जाति थे, जनजाति थे, जो महिला थे, उनका पार्टिसिपेंट्स जो था वो भी इंक्रीज हुआ, उनको भी यहाँ पे भाग लेने का मौका मिला। विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया थी उसको बल मिला। अब ये कैसे मिला, क्योंकि जो 3 लेवल में इस यहाँ पे जो था सिस्टम वो डिवाइड हो गया, तो इस तरीके से जो पावर थे वो भी क्या हुआ, कैटेगराइज हो गया। ठीक है, महिला सशक्तिकरण, यहाँ पे जो फीमेल्स थे उनको 33% का रिजर्वेशन दिया गया, जिससे वो जो भी ये पंचायत, ग्राम पंचायत है, ठीक है, और जो भी म्यूनसिपैलिटी का जो भी ये सारे हैं उसमें क्या ईजिली वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे। संस्थागत सुधार, इसमें राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और सालाना चुनावों की वैधता ने स्थानीय निकायों को अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनाया। इसके अलावा कुछ इसके आलोचनात्मक मूल्यांकन है, जैसे सीमित वित्तीय स्रोत है, यहाँ पे ना लिमिटेड ही पैसे दिए जाते हैं, राज्य सरकार पर यहाँ निर्भर रहना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, प्रशासनिक हस्तक्षेप, बीच बीच में जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, हस्तक्षेप भी करती रहती है। क्षमता निर्माण की कमी, जो शैक्षणिक और जो तकनीकी रूप से तैयार नहीं होते, ये जो कई प्रतिनिधि है ये शैक्षणिक और तकनीकी रूप से क्या होते हैं, तैयार नहीं होते, जिससे क्या होता है, योजना निर्माण और कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है। मतलब ये इतना योग्य भी नहीं होते, क्योंकि ग्राम पंचायत का चुनाव कोई भी लड़ सकता है, मतलब थोड़े बहुत एजुकेटेड हो तो भी वो आ जाते हैं। मोस्टली गांव में ना फीमेल्स चुनाव बहुत लड़ती है, तो वहाँ पे बोला गया कि उनको अच्छी खासी नॉलेज नहीं होती और टेक्नोलॉजी इतने अच्छे नहीं हो पाते, जिसके कारण जो कोई भी पॉलिसी बन रहा है तो उसमें वो अच्छे से क्या कार्यान्वयन नहीं कर पाते। विकेंद्रीकरण केवल कागजों तक ही सीमित रह पाता है, मतलब वास्तविक निर्णय लेने की जो शक्ति है ना वो राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में होती है। नाम का दिया गया है कि 3 कैटेगरी में डिवाइड है, पावर है, बट जो मेन शक्ति होती है किसके हाथ में होती है, राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय लोकतंत्र में धर्म की भूमिका। भारतीय लोकतंत्र में धर्म की भूमिका से क्या मतलब है, मतलब जहाँ ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सारे अनेक धर्मों के अनुयायी सदियों से सह अस्तित्व में रहते आए हैं। धर्म भारत के सामाजिक ताने बाने से गहराई से जुड़ा है। लोकतंत्र की मूल भावना समानता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित है। ठीक है, संविधान में धर्म की स्थिति, जो भारतीय संविधान है उसका जो मुख्य स्तंभ है सेक्युलरिज्म, जिसकी परिकल्पना यह है कि राज्य धर्म से क्या होगा, अलग रहेगा और सभी धर्मों को क्या समान व्यवहार करेगा, मतलब सभी जो भी रिलीजियन है, ठीक है, जो भी धर्म है सबके साथ इक्वल बिहेव रखेगा। ठीक है, बिहेवियर जो इसका इक्वल रहेगा, ऐसा नहीं है कि हिंदू को ज़्यादा सपोर्ट करेगा, मुस्लिम को ज़्यादा, मतलब सबके साथ वो इक्वल रहेगा। और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसके जो प्रियम्बल है उसमें भी 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया। ठीक है, और हमारे इसमें बोला भी गया कि जो राज्य है वो धर्म से अलग रहेगा। अनुच्छेद 25 से 28, ठीक है, आर्टिकल 25 to 28 नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, और आर्टिकल 29 to 30 धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी यहाँ पे रखा गया। ठीक है, राज्य और धर्म का पृथक्करण, लेकिन धर्म सुधार के लिए सामाजिक कल्याण और हस्तक्षेप की अनुमति है। अब इसमें हम बात करें कुछ सकारात्मक पहलू की, नैतिक और सांस्कृतिक आधार। भारत में केवल इस वर्ष से संबंधित नहीं बल्कि सामाजिक, नैतिक और मूल्य प्रणाली का भी स्रोत रहा है। गांधी जी के लिए धर्म सत्य और अहिंसा की प्रेरणा का स्रोत था। धार्मिक विचारों ने अनेक सामाजिक सुधार आंदोलन को जन्म दिया, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती जो थे आर्य समाज की स्थापना की है। ठीक है, नागरिक समाज में भागीदारी, धार्मिक संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, अनाथालय, वृद्धाश्रम, आपदा राहत आदि के क्षेत्र में गैर राजनीतिक सामाजिक सेवा का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे नागरिक समाज का विस्तार होता है। सामाजिक समस्या और सहस्तित्व, धार्मिक विविधता के होते हुए भी जो भारतीय लोकतंत्र है इसने प्लुरलिज्म को बनाए रखा। धार्मिक त्योहारों में परस्पर सहभागिता, आपसी भाईचारा और साझा संस्कृति, परंपरा, लोकतंत्र इसको इसके आधार पर भी जो भी सामाजिक आधार है वो प्रोवाइड करती है। सांप्रदायिक और धर्म आधारित ध्रुवीकरण, राजनीतिक दलों द्वारा धर्म का वोट बैंक के रूप में अलग, लोकतंत्र में धर्म का दुरुपयोग, नकारात्मक पहलू। सांप्रदायिक और
धर्म आधारित ध्रुवीकरण, इसमें क्या था कि राजनीति दलों द्वारा धर्म का वोट बैंक के रूप में उपयोग करना लोकतंत्र को अस्थिर करता है। जैसे बाबरी मस्जिद विध्वंस हो गया था 1992 में, गुजरात दंगे हो गए थे 2002 में, दिल्ली में 2020 में जो दंगे हुए, ये सारे हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। धार्मिक असहिष्णुता और मेजोरिटेरिज्म, धर्म का जो बहुसंख्यावादी स्वरूप है कभी कभी ना अल्पसंख्यकों के अधिकारों और पहचानों को खतरे में डाल देता है। जैसे कि कुछ टाइम पहले की बात करें तो गौ रक्षा, धर्मांतरण विरोधी आंदोलन, लव जिहाद जैसे जो विमर्श धार्मिक असहिष्णुता है उसको बढ़ाते हैं। जो यूसीसी है, ठीक है, जो समान नागरिक संहिता है, विभिन्न धार्मिक समुदायों को अलग पर्सनल लॉ जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू कोड बिल आदि लैंगिक न्याय और कानूनी समानता के सिद्धांतों से टकराते हैं। यूसीसी लागू करने की मांग धर्म की निजी पहचान और संविधान के नागरिक अधिकार के बीच टकराव को दिखाती है। धर्म और राजनीति का जटिल संबंध, भारतीय लोकतंत्र में धर्म पूरी तरह से राजनीति से अलग नहीं है। संविधान में तो धर्मनिरपेक्षता है, परंतु व्यवहारिक राजनीति में धार्मिक पहचान, प्रतीक, त्योहार और भावनाओं का चुनावी उपयोग किया जाता है। सांप्रदायिक पार्टियां खुलेआम धार्मिक मुद्दों पर आधारित राजनीति करती है। चुनावों में जो भी धार्मिक अपील है, धार्मिक मंच है, राजनीतिक भाषण और धार्मिक ध्रुवीकरण आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, परंतु कार्रवाई जो है वो सीमित होती है और यह स्थिति लोकतंत्र के नैतिक नींव को कमजोर करती है। अब न्यायपालिका की भूमिका देखें तो भारतीय न्यायपालिका ने धर्म और लोकतंत्र के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कई बार सफल कोशिश की है। जैसे शाहबानो केस 1985, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला के अधिकार को यहाँ पे क्या दिया था, प्राथमिकता दी थी। साबरमाला केस 2018 में जो हुआ था, जो धार्मिक परंपराओं की आड़ में लिंग भेद को असंवैधानिक माना, परंतु कई बार न्यायपालिका पर राजनीतिक और धार्मिक दबाव के आरोप लगे जो लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता के लिए खतरा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भारतीय लोकतंत्र में धर्म की भूमिका जो है वो दोहरी है। एक और सामाजिक और नैतिक मूल्य प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक शोषण भी इस पर होता है। तो ये लोकतंत्र को विभाजित और अस्थिर कर देता है। अब भारतीय लोकतंत्र में मीडिया और सामाजिक आंदोलन का क्या प्रभाव रहा है। भारतीय लोकतंत्र जो है केवल चुनाव और जो भी संस्थान है वहाँ तक ही सीमित नहीं है। ये जन भागीदारी, जन अभिव्यक्ति, ठीक है, जन सक्रियता पे भी ये क्या है, आधारित है। इस प्रक्रिया में मीडिया और सामाजिक आंदोलन दो ऐसे शक्तिशाली उपकरण हैं जो केवल लोकतंत्र को सक्रिय और उत्तरदायी बनाते हैं, बल्कि इसे नैतिक दिशा और जनता की आवाज़ भी प्रदान करते हैं। मीडिया को लोकतंत्र का क्या चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया को, सामाजिक आंदोलन को उसकी जनचेतना और प्रतिरोध की आत्मा, ठीक है, किसको, सामाजिक आंदोलन को जनचेतना और प्रतिरोध की आत्मा कहा जाता है। और इन दोनों की भूमिका भारतीय लोकतंत्र में ऐतिहासिक और समकालीन संदर्भों में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। मीडिया की भूमिका क्या है, देखो, सूचना का अधिकार और पारदर्शिता। मीडिया ना जनता और सरकार के बीच में क्या करती है, सूचना का सेतु के रूप में कार्य करती है। लोकतंत्र में नागरिक को सरकार की नीति, योजना, फैसला, उनके प्रभावों की क्या जानकारी देता है। जैसे आरटीआई अधिनियम के प्रचार और जागरूकता में मीडिया की अहम भूमिका रही है। जनमत निर्माण का भी कार्य करती है, ठीक है। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक जवाबदेही, जैसे घोटालों का क्या करते हैं, पर्दाफाश, जैसे वफर्स, 2G स्पेक्ट्रम, कोल आवंटन, ये सारे जो है, ये मुख्य धारा जो है, ये मीडिया और खोज पत्रिकारिता की तो देन है। न्यू मीडिया और डिजिटल लोकतंत्र, सोशल मीडिया, स्वतंत्र वेबसाइट्स और नागरिक पत्रकारिता के जरिए आम लोग भी लोकतांत्रिक विमर्श में उनकी जो भागीदारी है वो बनी रहती है। जैसे अन्ना हजारे आंदोलन, निर्भया आंदोलन, तो मतलब कैसे सोशल मीडिया से भी तो ज़्यादा लोग जुड़े हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी क्या पता रहता है कि कहाँ कब क्या हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। कुछ आलोचना है, जैसे कि कॉर्पोरेट राजनीतिक नियंत्रण, इसमें क्या होता है कि जो मीडिया है ना उसको ना कई बार कॉर्पोरेट स्वामित्व माना जाता है, मतलब उसका पार्ट माना जाता है, और इसको ना गोडी मीडिया जो होता है वो भी कहा जाता है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि गोडी मीडिया जो है वो उससे आप क्या समझते हो। टॉयल बॉय मीडिया और पक्षपात, कई बार ना बिना मतलब उसके प्रूफ के दोषी ठहराया जाता है, जनता की राय को प्रभावित करने का भी काम करता है। तो ये जो है लोकतंत्र की जो निष्पक्षता है उसके लिए खतरा है। कई बार फेक न्यूज जो प्रोपोगेंडा है, ठीक है, जैसे सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैल जाती है, गलत सूचना तेजी से फैलती है, जिससे जो सामाजिक विभाजन है और जो लोकतंत्र उसके लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। सामाजिक आंदोलन की भूमिका, लोकतंत्र की ऊर्जा। अब वंचितों की आवाज़, सामाजिक आंदोलन ने तबकों की जो आवाज़ बुलंद की जिन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व या संसाधन नहीं मिले, जैसे दलित आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, महिला आंदोलन, इनकी जो आंदोलन है ये इनको ऊपर उठाया है, ठीक है, दिखाया है, लोगों तक पहुंचाया है। नीतिगत बदलावों में योगदान, कई कानून और नीतियाँ जैसे कि वन अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार, घरेलू
जो हिंसा अधिनियम है, सामाजिक आंदोलन के दबाव में भी अस्तित्व, जो भी दबाव है यह अस्तित्व में आई है। लोकतंत्र का संवेदनशील कर, जो आंदोलन है समाज के जागरूक और संवेदनशील बनाया है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, चुपका आंदोलन, निर्भया आंदोलन। लोकतंत्र की परिधि का विस्तार किया है, ठीक है, जिसमें जो आंदोलन है ये सुनिश्चित करता है कि जो लोकतंत्र है केवल मतदान का अधिकार न रहे, बल्कि जो समाज है, ठीक है, उसमें समानता हो, न्याय हो, गरिमापूर्ण समाज हो, ठीक है। सामाजिक आंदोलन की सीमाएं, कुछ इसकी सीमाएं कि संगठनात्मक विखंडन हो जाता है, मीडिया की अनदेखी होती है, मतलब कई बार जो होते हैं, जो मेनस्ट्रीम मीडिया है उसके द्वारा ना कई बार आंदोलन की जो खबर है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। राज्य की जो है ध्वनात्मक प्रतिक्रिया, जैसे कि कई आंदोलन देशद्रोह, कानून व्यवस्था के खतरे या अराजकता के नाम पर दबाया गया है, जैसे शाहीन बाग, किसान आंदोलन या स्टूडेंट मूवमेंट जो है इसको दबाया जाता है। तो इस तरीके से हमने अभी 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इसके अगर नोट्स चाहिए आपको तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं।